नमस्ते। आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प विचार से शुरू होती है। ये ओशो ज़ेन टैरो की किताब से आता है। कल्पना कीजिए एक इंसान, वो तपते रेगिस्तान के बीचों बीच फंसा हुआ है। उसके हाथ में एक नक्शा है जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है कि पानी कहाँ मिलेगा। सब पता है उसे। हाँ, सब पता है, लेकिन वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा, हिम्मत ही नहीं है। और ये कहानी एक तरह से हम सबकी है। बिल्कुल। हमारे पास भी तो भविष्य की कितनी योजनाएं होती हैं, लक्ष्य होते हैं, सपने होते हैं, लेकिन हम अक्सर उन योजनाओं की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि अभी क्या करना है। हाँ, आज की जो प्यास है उसे कल के पानी की उम्मीद में हम अनदेखा कर देते हैं, और ये बहुत गहरी बात है। यहीं पर देखिए ओशो ज़ेन टैरो का असली मकसद सामने आता है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये कोई ज्योतिष की किताब नहीं है जो आपको ये बताएगी कि कल क्या होगा। अच्छा, कि आपकी शादी कब होगी या नौकरी कब लगेगी। कभी नहीं। नहीं, इसका काम भविष्य बताना है ही नहीं। ये तो समझिए वर्तमान का एक आईना है। आईना? हाँ, एक ऐसा आईना जिसमें आप जब झांकते हैं तो वो आपको दिखाता है कि आप अभी ठीक इस पल में अपने अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सा डर है, कौन सी खुशी है। बिल्कुल, ये बस आपको आपसे मिलवाने का एक जरिया है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का उद्देश्य भी यही है। हम सिर्फ जानकारी नहीं लेंगे, बल्कि ओशो ज़ेन टैरो की उन गहराइयों को महसूस करने की कोशिश करेंगे। वो गहराइयां जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती हैं। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आईना हमें हमारे उन असली चेहरों से कैसे मिलवा सकता है जिन्हें शायद हम खुद भी भूल चुके हैं। हाँ, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा विचार समय के बारे में है। समय। ओशो कहते हैं कि इंसान ने सबसे बड़ा झूठ समय को बनाया है। बहुत बड़ी बात है ये। हम या तो गुजरे हुए कल की यादों में खोए रहते हैं कि काश ऐसा हो जाता या वैसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, या फिर आने वाले कल के सपनों में जीते। बिल्कुल, जब ये मिल जाएगा तब खुश होऊंगा। और इस अतीत और भविष्य की खींचतान में जो एकमात्र सच है, ये पल, अभी, वो हमारे हाथ से रेत की तरफ फिसल जाता है। इस विचार को समझने के लिए स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण भी है। अच्छा। सोचिए उस समय के बारे में जब घड़ियां नहीं थीं, तब इंसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा था। सही बात है। वो सूरज उगने पर उठता था और चांद तारों की रोशनी में सो जाता था। जीवन में एक लय थी, एक ठहराव था, भागदौड़ नहीं थी। और अब आज के डिजिटल युग को देखिए, हमारे पास हर सुविधा है, स्मार्टफोन है, तेज रफ्तार इंटरनेट है, लेकिन क्या हमारे पास शांति है? नहीं, वो ठहराव तो कहीं खो गया है। हाँ, उसकी जगह एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ ने ले ली है। हम सब भागे जा रहे हैं, पर कहाँ पहुँचना है ये किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आज की दुनिया तो घड़ी के हिसाब से चलती है। ऑफिस का टाइम है, ट्रेन का टाइम है, मीटिंग का टाइम है। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में कोई अभी में जियो वाली बात को अपनी असल जिंदगी में कैसे अपना सकता है? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब ये है कि अभी में जीने का मतलब ये नहीं कि आप घड़ी फेंक दें या अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं। अच्छा। इसका मतलब बस इतना है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपका मन भी वहीं पर हो। अगर आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीजिए, उसके स्वाद को, उसकी गर्माहट को महसूस कीजिए। उस वक्त भविष्य की मीटिंग की चिंता मत कीजिए। और जब मीटिंग में हो तो पूरा ध्यान वही लगाइए। बिल्कुल, दिक्कत घड़ी नहीं है, दिक्कत है मन का भटकाव। अच्छा, तो शरीर और मन एक ही जगह पर हो। हाँ, और ज़ेन टैरो का मुख्य संदेश भी यही है, सत्य केवल इस पल में है। बिल्कुल, जो भी हकीकत है वो बस अभी है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, अब तो विज्ञान भी इस पर मोहर लगा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2010 की एक बहुत मशहूर स्टडी है, ट्रैक योर हैप्पीनेस। जी, वो स्टडी कमाल की है। उसमें रिसर्च करने वालों ने 15,000 से ज्यादा लोगों के फोन पर एक ऐप डाला। 15,000 लोग? हाँ, और दिन में कई बार उनसे पूछते थे कि आप अभी क्या कर रहे हैं और क्या आपका मन उसी काम में है या कहीं और भटक रहा है। और नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन लोगों का मन अपने काम से भटक रहा था, चाहे वो अच्छी बातें सोच रहे हों या बुरी, वे उन लोगों से कहीं ज्यादा दुखी पाए गए जो अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए थे। अच्छा। इस पूरी रिसर्च का सार एक लाइन में ये है, मन का भटकाव ही दुख का असली जड़ है। हमारा मन जितना ज्यादा अतीत या भविष्य की डालियों पर कूदफान करता है,
हम उतने ही बेचैन और नाखुश रहते हैं। बिल्कुल। समय के इस जाल से ही जुड़ा हुआ एक और बहुत गहरा विचार है, और वो है हर चीज को अपने काबू में, अपने कंट्रोल में रखने की हमारी आदत। हाँ, ये आदत तो हम सब में है। ओशो एक नदी का बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जब नदी पहाड़ों से उतरती है तो रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं। नदी उनसे लड़ती नहीं है, उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करती, वो बस चुपचाप उनके बगल से अपना रास्ता बनाकर आगे बह जाती है। लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं कर पाते। ये हमारे अंदर का कर्ता भाव है, ये अहंकार कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। सही बात है। हम अपने करियर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों के भविष्य को, यहाँ तक कि हम मौत को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यही अहंकार हमारे सारे तनाव और चिंता की जड़ है, क्योंकि सच तो ये है कि जिंदगी की ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर हम कर्ता नहीं बनेंगे तो क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? नहीं। क्या ये जिम्मेदारी से भागना या एक तरह का आलस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ेन की शिक्षा कहती है कि समाधान कर्ता से साक्षी बनने में है। कर्ता से साक्षी? हाँ, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साक्षी होने का मतलब आलसी होना या काम छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है काम करते रहना पर उसके नतीजे से खुद को ना जोड़ना। अच्छा, इसे खेल की तरह समझना। बिल्कुल। आप पूरी मेहनत से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर टीम हार जाए तो आप ये नहीं मानने लगते कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। नहीं, आप खेल की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। साक्षी भाव का मतलब है जीवन को एक जिम्मेदारी या बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह जीना। मतलब काम करो पर परिणाम की चिंता से मुक्त होकर। हाँ। और ये सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं है ना, इसका हमारे दिमाग पर भी कोई असर होता है? सीधा और बहुत गहरा असर होता है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने 2017 में द रिसोर्स प्रोजेक्ट नाम की एक लंबी रिसर्च की थी। उसमें पाया गया कि जो लोग साक्षी ध्यान का अभ्यास करते हैं, मतलब बस चुपचाप बिना सही गलत का फैसला किए अपने विचारों और भावनाओं को आते जाते देखते हैं, सिर्फ देखते हैं। हाँ, सिर्फ देखते हैं, तो उनके दिमाग का एक हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं वो शांत होने लगता है। एमिगडाला? हाँ, सरल भाषा में कहें तो यह हमारे दिमाग का पैनिक बटन है। जब भी कोई खतरा या तनाव होता है तो यही बटन दब जाता है और डर पैदा करता है। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ अपने विचारों का दर्शक बनने से आप अपने दिमाग के इस पैनिक बटन को शांत करना सीख जाते हैं, बिना किसी दवा के, सिर्फ देखकर। अच्छा, तो अगर हम कंट्रोल छोड़कर सिर्फ दर्शक बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने उन नकली चेहरों को, उन मुखौटों को भी बस देखते रहें जो हमने दुनिया को दिखाने के लिए पहने हुए। यहीं से तो शायद असलियत का सवाल खड़ा होता है। आज का सोशल मीडिया का दौर तो मुखौटों का ही दौर है। बिल्कुल। हम सब अपनी उदासी को, अपनी कमियों को सुंदर सुंदर फिल्टर्स के पीछे छिपाते हैं ताकि दुनिया को एक परफेक्ट तस्वीर दिखे। हाँ, ओशो ज़ेन टैरो में द फूल और द मास्टर नाम के कार्ड इसी की बात करते हैं। द फूल उस बच्चे जैसी मासूमियत का प्रतीक है जिसके साथ हम सब पैदा हुए थे, एकदम असली, बिंदास, जिसे किसी की राय की परवाह नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है कि ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बोलो, प्रोफेशनल बनो। हाँ, प्रोफेशनल बनो। और इस प्रोफेशनल बनने के चक्कर में हम उस मासूम फूल को खो देते हैं और एक मशीनी मास्टर बन जाते हैं। हमारी सहजता और सरलता कहीं पीछे छूट जाती है। तो द फूल हमारा वो असली अनफिल्टर्ड चेहरा है जिसे हम दुनिया के डर से छुपा लेते हैं। जी। और इस दिखावे की, इस मुखौटे को पहने रखने की हमें कोई कीमत भी चुकानी पड़ती होगी। बहुत बड़ी कीमत। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की 2018 की एक रिसर्च यही बताती है। अच्छा। ये स्टडी में पाया गया है कि जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, उनमें सोशल एंजाइटी यानी सामाजिक घबराहट का स्तर उन लोगों से 70% तक ज्यादा होता है जो अपनी असलियत को नहीं छिपाते। 70%? हाँ, ये रिसर्च सीधे सीधे ओशो के विचार को सही साबित करती है। आपके असली चेहरे और आपके नकली मुखौटे के बीच का फासला जितना ज्यादा होगा, आपके अंदर बेचैनी और तनाव भी उतना ही ज्यादा होगा। ज़ेन टैरो हमें उसी असली मासूम चेहरे को फिर से खोजने की हिम्मत देता है। इस भागदौड़ और दिखावे की दुनिया में हम एक और चीज से बहुत डरते हैं, और वो है खामोशी यानी सन्नाटा।
हम अकेले और चुप नहीं बैठ सकते। सही बात है। जैसे ही थोड़ा खालीपन महसूस होता है, हम या तो हेडफोन लगा लेते हैं, या टीवी चला लेते हैं, या फोन उठाकर कुछ स्क्रॉल करने लगते हैं। हाँ, कुछ न कुछ शोर चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हमें डर है कि अगर हम चुप हो गए तो अंदर से कोई ऐसी आवाज सुनाई देगी जिसे हम सुनना नहीं चाहते। ये डर बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम शोर के आदी हो गए हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन का असली संगीत शून्यता यानी गहरे मौन में ही सुनाई देता है। ज़ेन टैरो में द साइलेंस नाम का एक कार्ड है जो इसी ओर इशारा करता है। ये बताता है कि हमारे अंदर, हमारे वजूद के केंद्र में एक ऐसी जगह है जहां बाहर का कोई शोर, कोई उथल पुथल नहीं पहुंच सकती। हमारा अपना आकाश। हाँ, हमारा अपना आकाश। पुराने जमाने में ऋषि मुनि इसी मौन को खोजने के लिए जंगलों और पहाड़ों में जाते थे। तो क्या आज के समय में इस मौन को खोजने के लिए हमें भी शहर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। असली चुनौती तो इसी भीड़ और शोर में रहते हुए अपने अंदर उस एकांत को खोजने की है। अच्छा। ये दिन में बस 5 मिनट के लिए भी हो सकता है, जब आप बालकनी में खड़े होकर सिर्फ आसमान को देख रहे हो बिना फोन के, या जब आप आंखें बंद करके बस अपनी सांसों को महसूस कर रहे हो। मौन कोई बाहरी स्थिति नहीं है, ये एक आंतरिक अवस्था है। और जब आप उस आंतरिक मौन को छू लेते हैं तो आपको अपने सवालों के जवाब बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर से ही मिलने लगते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी देखा, इस विचार का भी एक वैज्ञानिक आधार है। साल 2015 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी। जी, और उस स्टडी में पता चला कि सिर्फ 90 मिनट प्रकृति के बीच या पूरी तरह शांत माहौल में बिताने से हमारे दिमाग के उस हिस्से की सक्रियता कम हो जाती है जो ओवरथिंकिंग के लिए जिम्मेदार है। ओवरथिंकिंग यानी बहुत ज्यादा सोचना। हाँ, और सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी खुद की बुराई करना। सरल शब्दों में कहें तो हमारे दिमाग के अंदर एक आलोचक बैठा है जो हमेशा हमारी गलतियां गिनाता रहता है। तुम ये ठीक नहीं करते, तुम किसी काम के नहीं हो। सही बात है। मौन उस आलोचक की आवाज को धीमा कर देता है। ये हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है, जो विचारों के बोझ को हटाकर उसे फिर से ताजा कर देता है। और अब आते हैं उस आखिरी विचार पर, जो शायद जीवन का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा डर भी है। वो क्या है? बदलाव। हम सब चाहते हैं कि अच्छी चीजें हमेशा वैसी ही रहें। हमारा अच्छा स्वास्थ्य, हमारे प्यारे रिश्ते, हमारी नौकरी, हाँ, सब कुछ स्थिर हो जाए। हम चाहते हैं कि ये सब हमेशा के लिए स्थिर हो जाएं। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जीवन एक ठहरा हुआ तालाब नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है। और नदी का स्वभाव ही बदलना है, बहते रहना है। ज़ेन टैरो का ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड इसी गहरे सत्य को दिखाता है। ये कार्ड हमें सिखाता है कि जिसे हम मौत कहते हैं वो भी कोई अंत नहीं है, वो भी सिर्फ एक बदलाव है। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। जैसे पानी भाप बन जाता है या बीज एक पेड़ बन जाता है, रूप बदल जाता है पर अस्तित्व बना रहता है। और आज के इस तेजी से बदलते युग में, जहां हर रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई, सब कुछ बदल रहा है, ये बात और भी जरूरी हो जाती है। सही बात है। वही इंसान सुखी रह पाएगा जो बदलाव को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानना सीख ले, जो प्रवाह के खिलाफ तैरने की कोशिश करने के बजाय उसके साथ बहना सीख ले। इस मानसिक लचीलेपन यानी बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता का हमारे शरीर पर भी असर पड़ता है। जरूर पड़ता होगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की 2021 की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग मानसिक रूप से लचीले होते हैं और बदलाव को आसानी से अपना लेते हैं, उनका जीवन काल उन लोगों की तुलना में 10 से 15 साल तक ज्यादा हो सकता है। 10 से 15 साल? हाँ, जो हमेशा बदलाव का विरोध करते हैं और पुरानी चीजों से चिपके रहते हैं। इसका विज्ञान बहुत सीधा है। जब हम किसी बदलाव का विरोध करते हैं, चाहे वो नौकरी का छूटना हो या किसी रिश्ते का टूटना, तो हमारा शरीर तनाव में आ जाता है। इससे कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, जो लंबे समय तक शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। अच्छा। लेकिन जब हम स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक स्वीकार भाव पैदा होता है। ये स्वीकार भाव शरीर को संकेत देता है कि सब ठीक है, हम इसे संभाल लेंगे। इससे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो बदलाव को स्वीकारना सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं, बल्कि लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इन सभी विचारों को एक साथ रखकर देखें तो ओशो ज़ेन टैरो हमें एक ही गहरा सबक सिखाता है। वो क्या है? कि हम अपनी ही बनाई हुई एक जेल के कैदी हैं और उस जेल की चाबी भी हमारे ही हाथ में है। सही बात है। समय का जाल,
कंट्रोल का अहंकार, मुखौटों का बोझ, शोर का डर और बदलाव का विरोध, ये सब हमारी ही बनाई हुई दीवारें हैं। और जिस पल हम इन सब को, अपनी कमियों को, अपने डर को और अपनी वर्तमान स्थिति को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं, उसी पल वो दीवारें गिरनी शुरू हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये किताब उन लोगों के लिए एक आध्यात्मिक सर्जरी की तरह काम कर सकती है जो जीवन में किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, या जिनका मन विचारों के शोर से बिल्कुल थक चुका है। हाँ, ये आपको भविष्य की काल्पनिक चिंताओं से निकालकर वर्तमान की ठोस जमीन पर खड़ा कर देती है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये आपको किसी धर्म या किसी गुरु से नहीं जोड़ती। ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अस्तित्व से, आपके होने के एहसास से मिलाती है। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले हम एक सवाल उन सभी के लिए छोड़ना चाहेंगे जो हमें सुन रहे हैं। एक ऐसा विचार जिस पर शांति से सोचा जा सके। जिंदगी को एक पहेली की तरह सुलझाने की कोशिश करने के बजाय क्या इससे बस एक अनुभव की तरह पूरी गहराई से जिया जा सकता है? अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद।